आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। यूपी में नई सरकार की गठन के बाद अब जल्द ही यूपी टीईटी 2021 का परिणाम जारी किया जा सकता है। शपथ ग्रहण के बाद अब कामकाज फिर से शुरू कर दिया गया है। ऐसे में रिजल्ट आज या एक दो दिन में जारी होने की पूरी उम्मीद है। परीक्षा में बैठे परीक्षार्थी UP.TELET.gov.com .in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। बता दें कि करीब 18 लाख परीक्षार्थी यूपी टीईटी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज यूपी टीईटी फाइनल आंसर की व रिजल्ट दोनों साथ ही साथ जारी किया जा सकता है। तो यूपी में जिस तरह से दोबारा सरकार बनी है, शपथ ग्रहण समारोह भी हो गया है, अब कामकाज में सरकार लग गई है, तो वहीं यूपी टीईटी 2021 का रिजल्ट जल्द ही जारी हो सकता है। आम लोगों को महंगाई का एक और झटका लगने वाला है। अब दवाइयों के दाम बढ़ने वाले हैं। अनुमान है कि अगले महीने से जरूरी दवाओं की कीमतें बढ़नी भी शुरू हो जाएंगी, ऐसी संभावना जताई जा रही है। दरअसल भारत की ड्रग प्राइसिंग अथॉरिटी ने शेड्यूल दवाओं के लिए कीमतों में 10 रुपए 7 पैसे फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है। 10.7% की बढ़ोतरी कर दी है और जिसके बाद अब 800 से ज्यादा दवाओं की कीमत बढ़ेगी। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया NPPA ने थोक मूल्य सूचकांक WPI में 2020 की इस अवधि की तुलना में 10.7% बदलाव की घोषणा की है। इसका मतलब ये है कि ज्यादातर सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली आवश्यक दवाओं की सूची में लगभग 800 दवाओं की कीमतों में अप्रैल से 10.7% का इजाफा हो सकता है। औरैया की तहसील बिधूना के कस्बा बुदरकोट में राजस्व टीम सरकारी भूमि पर कब्जा जमाए लोगों के बीच नापजोख के लिए मौके पर पहुंची। राजस्व टीम के पहुंचने पर कब्जा करने वालों में हड़कंप मच गया। बता दें कि राजस्व टीम ने 2 दिन के अंदर सरकारी भूमि को खाली करने की चेतावनी दी है। फिर भी करोड़ों की कीमत वाले सरकारी जमीन पर भू माफियाओं का कब्जा है। इसी के साथ ये भी जानकारी दी गई कि अस्पताल की सरकारी जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। अब राजस्व टीम कब्जाधारियों पर एक्शन लेने की तैयारी में है। अच्छा, तो आज ये नाप तोल किस चीज की हो रही है? ये अस्पताल की सरकारी है, आयुर्वेदिक अस्पताल की। हाँ। इसी विषय में ये दुकानें अब खाली कराई जा रही हैं दुकानें। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। गलत तरीके से बनाए हैं। जी जी जी। ये जमीन अस्पताल की है। तो ये कब तक खाली करने के निर्देश दिए गए? अरे ये खाली करा लें, इनको सुविधा के लिए। ये है कि इनका सामान नहीं बर्बाद होगा, नहीं तो फिर सरकारी तौर से तो गिरा ही देंगे हम लोग। जी जी, बिल्कुल सही बात। आपको दे रहे हैं कि सुबह तक हटा लो अपना सामान, नहीं हटाओगे तो हम लोग हटा देंगे। तो एक्टिव मोड में राजस्व टीम नजर आ रही है। कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि लगातार औरैया से ये खबर सामने आ रही है जहां पर राजस्व टीम एक्टिव मोड में नजर आ रही है। राजस्व टीम ने 2 दिन के अंदर सरकारी भूमि को खाली कराने की चेतावनी दी है। फिर भी करोड़ों की कीमत वाले सरकारी जमीन पर भू माफियाओं का कब्जा है। इसी के साथ ही जानकारी दी गई है कि अस्पताल की सरकारी जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा जमा लिया है और अब राजस्व टीम कब्जाधारियों पर एक्शन लेने की तैयारी में है। तो एक्शन में नजर आ रही है टीम। लगातार भूमाफियाओं पर एक्शन लिया जा रहा है। औरैया की तहसील बिधूना के कस्बा कुदरकोट में राजस्व टीम सरकारी भूमि पर कब्जा जमाए लोगों के बीच नापजोख के लिए मौके पर पहुंची। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अमित जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है राजस्व टीम और लोगों में भी अब हड़कंप मच गया है, जो लोग कब्जा करके बैठे हैं, तो किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है राजस्व टीम का? मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से कल योगी आदित्यनाथ जी ने उधर शपथ ले रहे थे, उसी दौरान बिधूना कस्बे के कुदरकोट में उस समय हड़कंप मच गया जब राजस्व टीम सरकारी जगह खाली कराने पहुंची। जी, तो कितने लोगों पर कार्रवाई की गई है अब तक? जी, फिलहाल कार्रवाई के लिए उन्होंने राजस्व टीम का कहना है कि अपने आप अगर खाली कर लो तो ज्यादा ठीक है, अन्यथा सबके
जो भी बना हुआ है मकान वो गिराए जाएंगे। जी। तो इस हिसाब से अभी सबकी खाली कराई जा रही जमीन। और जो जी। भी बिधूना तहसील में एलटीएम का साफ साफ कहना है, जो भी बिधूना तहसील में सरकारी भूमि पे कब्जा कर रहे हैं वो कतई बख्शे नहीं जाएंगे, अतः स्वतः खाली कर लें। जी, तो जितने लोगों ने कब्जा किया हुआ है वो ज्यादातर खुद को गरीब बताते हैं और ये बताते हैं कि वो काम के लिए ये कर रहे हैं, तो क्या उनको कुछ सुविधा मिलेगी? क्योंकि उनमें भी आक्रोश देखने को मिलता है जब उनका रोजगार उजड़ता है। अमित जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कब्जा करते हैं वो ज्यादातर अपने आप को गरीब ही बताते हैं जी कि हमारे पास कुछ खाने को नहीं है। तो उसके लिए सरकार ने ये कर रखा है कि अगर नहीं है जी तो किसी सरकारी भूमि पे नहीं कब्जा करोगे, फिर आवास जो मिलेंगे उस आवास में आप रह सकते हो। जी, तो क्या कुछ सुविधाएं दी जाएंगी अगर यहाँ से इन्हें हटाया जाता है? जो अवैध कब्जा कर रखा है तो इन लोगों को हटाया जाता है, तो क्या किसी और जगह पे इनको जमीन दी जाएगी व्यापार करने के लिए, दुकान लगाने के लिए, गुमटी लगाने के लिए? हाँ बिल्कुल दी जाएगी। उन्होंने सीधा कहा है कि रोड जो सरकारी जगह वो छोड़ के और उसके बाद जो भी जगह है उसमें आप दुकान उकान रख सकते हैं। जी, तो अवैध कब्जा करने वालों का इस मामले में क्या कहना है अमित? जी, अवैध कब्जा वालों का यही कहना है कि हमें पहले नोटिस देते तो हम अपना पूरा जो हमारा दुकान उकान रखी है वो हम हटा सकते, एकदम सभी लोग आते और इस तरीके से अभी कैसे हटा लें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। हर एक खबर पे अपडेट देते रहिए, नजर बनाए रखिए। हाल ही में 5 राज्यों में हुए चुनाव में फर्जी वोटिंग को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए गए। ऐसे में अब सरकार फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए अहम कदम लेने पर प्लान बना रही है। सरकार फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए आधार को मतदाता सूची से जोड़ने पर विचार कर रही है। दरअसल केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को संसद में यह जानकारी दी। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि सरकार फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए आधार को मतदाता सूची से जोड़ने पर विचार कर रही है। उन्होंने एक राष्ट्र एक मतदाता सूची पर भी जोर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार विदेशों में काम करने वाले भारतीयों को ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा देने पर विचार कर रही है। तो वोटर कार्ड से आधार लिंक करने की बात कही जा रही है ताकि जो फर्जी वोट पड़ते हैं उस पर रोक लग सके। आधार से लिंक कराए जाने पे अब जोर दिया जा रहा है वोटर कार्ड को, ताकि जो फर्जी वोटिंग होती है उस पर भी रोक लग सके और साथ ही पारदर्शिता के साथ वोटिंग कराई जा सके। आपको बता दें कि सदन में यह मुद्दा उठाया गया है। किरेन रिजिजू ने बताया है कि सरकार फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए आधार को मतदाता सूची से जोड़ने पर विचार कर रही है। उन्होंने एक राष्ट्र एक मतदाता सूची पर भी जोर दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार विदेशों में काम करने वाले भारतीयों को ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा देने पर भी विचार कर रही है। तो जो भी व्यक्ति अपने जिले से दूर हैं या फिर अपने घरों से दूर हैं, अपने देश से दूर हैं, तो उनके लिए भी अब नई पहल शुरू की जा सकती है। ऐसा विचार किया जा रहा है कि आने वाले समय में ऑनलाइन कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से जो लोग अपने देश से और या फिर अपने घरों से दूर हैं वो भी अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा देने पर भी सरकार विचार कर रही है। योगी सरकार 2.0 का आगाज हो गया है। वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद पुलिस अपने एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। पुलिस ने 2 थानों में बदमाशों के साथ मुठभेड़ की। बदमाशों के साथ मुठभेड़ कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए बदमाशों ने लूट सहित कई वारदातों को अंजाम दिया है। वहीं पकड़े गए बदमाशों के पास से 1 लाख नगद के साथ सोने चांदी के साथ जेवर और बाइक को भी बरामद किया गया है। दिनांक 23 तारीख को आरडीसी में एक लूट की घटना जो है 2 लोगों के द्वारा कारित की गई थी, जिसके संदर्भ में पुलिस द्वारा उसके अनावरण का प्रयास किया जा रहा था और काफ़ी टीमें लगाई गई थी, जिसमें से आज मुखबिर के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई कि उस घटना में शामिल एक व्यक्ति मुखर्जी पार्क औद्योगिक क्षेत्र कविनगर क्षेत्र एरिया में है, वहाँ पर उसकी मौजूदगी बारे में पता लगा, जिसमें पुलिस के द्वारा घेराबंदी और चेकिंग की गई। उसमें एक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल से आ रहा था उसकी गतिविधि थोड़ी संदिग्ध रही। जब पुलिस ने उसको रोका तो मोड़ के उसने भागने का प्रयास किया, जिसमें वो मोटरसाइकिल से गिर पड़ा। पैदल जब वो भागा तो पुलिस ने उसका पीछा किया, तो पलट के उसने पुलिस के ऊपर फायर किया। पुलिस ने रिएक्शन में जो फायर किया उससे उसके पैर में गोली लगी। जो उसे भी संक्षिप्त समय में जो उसे पूछताछ हुई उसे हॉस्पिटल भेजा गया। उसने अपना नाम अंकित बताया है और इस बात को कबूल किया है कि वो उस घटना में शामिल है। बाकी पूछताछ अभी उपचार होने के बाद की जाएगी और जो विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है।
एक हार्डवेयर व्यापारी से 25,000 रुपये लूट लिए गए थे। उसके एक संदिग्ध के बारे में सूचना मिली थी कि आज वह मानकी पुलिया होते हुए कलचीना की तरफ जाएंगे। इस सूचना पर थाना मोदी नगर पुलिस और SPRA सर की SOG टीम द्वारा मानकी पुलिया पर जो है शाम में चेकिंग की जा रही थी। उसी समय एक बाइक पे एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। उसको रोका गया तो वो रुका नहीं और पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस ने उसका पीछा किया तो तिबड़ा बम्बे पे बढ़ा और तिबड़ा गांव की तरफ जाते हुए रास्ते पर मुड़ गया। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग में उसके पैर में जो है गोली लगी। उसे जो है अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। उसके पास से जो है 58,000 रुपये और एक सोने का ब्रेसलेट जो प्रवीण जुड़े हुए हैं। प्रवीण, ये जो घटना हुई है ये कितने बजे की जो पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है बदमाश की? देखिए, आपको बता दूं ये गाजियाबाद की बड़ी घटना है, क्योंकि जो बदमाश इस समय बदमाशों के हौसले काफी बुलंद थे, क्योंकि बदमाश लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे थे और पुलिस को कहीं ना कहीं चुनौती दे रहे थे कि कहीं ना कहीं पुलिस के नाक के नीचे से हर वारदात को अंजाम देना एक मामूली बात बन गई थी। जहां आपको बता दें कि लगभग रात के समय पुलिस ने मुखबिर के जरिए गाजियाबाद के अंदर बदमाशों की रेकी करी। रेकी करने के बाद बदमाश को घेरा गया। घेराबंदी करने के बाद गाजियाबाद में पुलिस पार्टी की तरफ से बदमाशों ने फायर की और जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी बदमाशों के ऊपर फायरिंग की, जो कि एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसको उपचार के लिए गाजियाबाद के MMG हॉस्पिटल में भर्ती भी कराया गया था। जी, कितने बदमाशों का पता लग गया है और बाकी बदमाशों का पता लगाने के लिए पुलिस क्या कदम उठा रही है? प्रवीण, देखिए, 2 बदमाश जो कि रात में जिनके साथ एनकाउंटर हुआ है, उनमें से 2 बदमाशों को तो पकड़ लिया गया है। बाकी की तलाश जारी है, क्योंकि पुलिस अभी बदमाशों के उपचार के बाद उनसे बातचीत करेगी, उनसे पूछताछ करेगी कि आखिर और कितने लोग उनके साथ थे, क्योंकि ये बड़ी घटना थी। आपको बता दें, हमारे चैनल ने ये चलाया भी था कि लूट की जो वारदात हुई थी राजनगर के अंदर में निजी गोल्ड के शोरूम के अंदर, ये उसी से जुड़ी हुई पूरी घटना थी, जिसमें अब सारी पुलिस प्रशासन लगातार इनकी रेकी कर रही थी, इनको नेविगेट कर रही थी, इनके फोन डिटेल्स इनको ट्रैकिंग पे डाला गया था। कहीं ना कहीं सूत्र जो है, उनके जो खुफिया सूत्र है, उनके हवाले से इनको पुलिस को खबर मिली, जिसके आधार पर पुलिस ने इनकी घेराबंदी करके एनकाउंटर। प्रवीण, चोरी का कितना सामान इनके पास से बरामद हुआ है? देखिए, अभी जो फिलहाल जो पुलिस की जानकारी के मुताबिक बता दें कि पुलिस बता रही है कि अभी जो है कुछ थोड़ा बहुत सोना इनके पास से बरामद हुआ है। बाकी और भी जो जितनी घटना से जो संबंधित ज्वेलरी है, वो भी उसकी जांच की जाएगी और आगे उसकी भी छानबीन होगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ गाजियाबाद से संवाददाता प्रवीण जुड़े थे। खबर एटा जिले से है, जहां जनपद के थाना मारहरा क्षेत्र के अंतर्गत गांव भुरगावा में लगे मेले में चल रही नौटंकी के दौरान मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गई। मारपीट के साथ साथ फायरिंग भी शुरू हो गई। पूरे विवाद में एक बुजुर्ग सहित 2 लोग घायल हो गए हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने हालात को नियंत्रण में लेते हुए आगे की कार्रवाई की। घटना सर वापन में बहुत तंगड़ी लड़ाई हो गई। हमारे घर में आके मारी है गोली हमारे। कौन लोग थे? वो लोग थे सर। थोड़ी लड़ाई मेले नौटंकी में हो गई थी। नौटंकी में? हाँ, कुछ विवाद के पीछे नहीं। सुबह को हम जा रहे थे ना, मैं जा रहा था अपने खेत पर। खेत से मैंने गोली मार के भाग गया है वो सर। क्या लोग थे जिन्होंने मारी है? वो तो 2 लोग थे और मैं अकेला था। थाने के पुलिस तो कुछ नहीं कह रही सर। रात में नौटंकी में उन्होंने दारू पिलाई है पुलिस वालों को। हाँ, पुलिस वालों को मैंने अपनी आंखों से देखा। और एटा से हमारे संवाददाता दीपक जुड़ चुके ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, क्या मामला बताया जा रहा है? पूरा किस बात पे लाठी डंडे और फायरिंग चल गए? बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से जानकारी मिली है कि रात को यहाँ पर मेले में एक नौटंकी नाम का प्रोग्राम हुआ है जी। उस कार्यक्रम के दौरान 2 पक्षों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद मौके पर पुलिस को बुलाया गया, जो स्थानीय पुलिस है पहुंची और उसने मामला शांत करा दिया था। लेकिन उसके बाद दोबारा से ये दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और एक जाति संघर्ष का रूप ले लिया, जिसमें पूरे गांव में लाठी डंडे चल गए, ईंट पत्थर भी चले हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर दोबारा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वहाँ पहुंची, जिसमें से SDM है, ASP वगैरह सारे अधिकारी मौके पर।
जी, लगभग कितने लोग घायल हो गए इस मारपीट में? अभी तक की जानकारी के मुताबिक जो है 2 लोग घायल हुए, जिसमें एक को गोली लगना बताया जा रहा है, वहीं एक व्यक्ति के हाथ में चोट आई है। जी, तो जिस तरह से मारपीट हुई है और फायरिंग भी की गई है दीपक, तो पुलिस ने कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा है? अभी अज्ञात में मामला चल रहा है, अभी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन एएसपी से बात की तो उन्होंने बताया कि जो भी है जानकारी ली जा रही है, जांच के बाद ही कार्रवाई होगी और जो भी लोग सामने आएंगे अपराधी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ एफआईआर की जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता दीपक जुड़े थे एटा से। बिजनौर के कोतवाली शहर के गांव स्वाहेड़ी में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिसमें गोली लगने से 3 लोग घायल हो गए। 2 पक्ष के बीच हुई गोलीबारी में राशन डीलर देवेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके 2 बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मामले की जांच में जुट गई है। अस्पताल में घायलों की हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। थाना कोतवाली के सुहाहेड़ी बुजुर्ग गांव में एक हत्या की घटना हुई है। घटना का कारण मामूली था। खेत को समतल करने वाला एक पाठा होता है, जिसको चोरी के आरोप देवेंद्र आदि ने लगाया कि हमारे खेत से चोरी किया है राम बहादुर एवं उनके पुत्रों ने। इसी बात को लेकर के वाद विवाद हुआ। राम बहादुर के पुत्रों पिंकू, विपुल, नवनीत आदि ने चाकू एवं तमंचों से हमला कर दिया, जिसमें देवेंद्र, जिनकी उम्र 60 वर्ष है, इनकी मृत्यु हो गई। उनके 2 बेटे मोहित और अतुल घायल हैं, इनको मेरठ रेफर किया गया है। बॉडी को मोर्चरी भेज दिया गया है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई। खबर एटा जिले से है, जहां जनपद के थाना मारहरा क्षेत्र के अंतर्गत गांव भुरगवा में लगे मेले में चल रही नौटंकी के दौरान मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गई। मारपीट के साथ फायरिंग भी शुरू हो गई। पूरे विवाद में एक बुजुर्ग सहित 2 लोग घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने हालात को नियंत्रण में लिया और आगे की जांच में जुट गए। समारोह था, मेले का कार्यक्रम था, जिसमें आपस में कुछ विवाद हुआ था। उस समय मौके पे शांति करा दी गई थी, लेकिन पुनः आपस में कहा-सुनी लेके सुबह घटना हुई है और इसकी छानबीन कर इसमें कार्रवाई की। घायल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजे गए हैं और उनका प्रथम दृष्टया इलाज से वो खतरे से बाहर हैं और उनके किस तरह से चोटें आई हैं इस संबंध में डॉक्टर की ओपिनियन ली। योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार यूपी के सीएम बनाए गए हैं। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उन्हें शपथ दिलाई। वहीं केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया गया है। पूरी रिपोर्ट देखिए। यूपी में फिर आया योगी राज। आदित्यनाथ को मिली कमान। योगी की नई पारी का आगाज। उत्तर प्रदेश की कमान एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ के हाथों में है। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में योगी ने लगातार दूसरी बार यूपी के सीएम पद की शपथ ली। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा
पटेल, संजय निषाद। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नितिन अग्रवाल, कपिल देव अग्रवाल, रविंद्र जायसवाल, संदीप सिंह, गुलाब देवी, गिरीश चंद्र यादव, धर्मवीर प्रजापति, असीम अरुण, जेपीएस राठौर, दयाशंकर सिंह, नरेंद्र कश्यप, दिनेश प्रताप सिंह, अरुण कुमार यूपी के विकास को धार देने के लिए तैयार है। जिस कैबिनेट को बनाने में दिल्ली में काफी मंथन हुआ, वो 2024 में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा पहुंचाएगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो योगी ने दूसरे कार्यकाल की कमान संभाल ली है और अब एक्शन में भी नजर आ रहे हैं, नए नए फैसले कर रहे हैं और बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।